तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा भाग। दोस्तों पहले दो भाग हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन भागों की लिंक दी है, आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, उसी के बाद इस भाग को शुरू कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस भाग में हम पढ़ेंगे सरल रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है, रेखा के समीकरण के अलग अलग रूप कौन से हैं और उनसे किस तरीके के प्रश्न पेपर में आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों सरल रेखा, उसके अंतःखंडों और मूल बिंदु से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेखा और सरल रेखा की परिभाषा। दोस्तों रेखा अनंत बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, ऐसे समूह की जिसकी कोई मोटाई नहीं होती। जैसे दोस्तों ये बहुत सारे बिंदु हैं और इनको अगर हमने मिला दिया इस तरीके से, मान लीजिए, और ये इस तरफ भी अनंत तक जा रहे हैं, यहाँ भी अनंत तक जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे दोस्तों रेखा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी रेखा है, बस ये इसका कोई और छोर नहीं है, दोनों तरफ अनंत तक जा रहे हैं, तो दोस्तों इनको हम रेखा कहते हैं। इसी रेखा में एक और रूप होता है जो जहाँ पर दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है, एकदम सीधी लाइन रहती है, उसको कहते हैं हम सरल रेखा। तो दोस्तों इनको कहते हैं वक्रीय रेखा और इसको कहते हैं सरल रेखा। और हम पूरे मैथ में सरल रेखा को ही पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में केवल और केवल सरल रेखा के बारे में देखेंगे। दोस्तों सरल रेखा के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह ये है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, इनसे केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरी सरल रेखा इन दो बिंदुओं से होकर नहीं खींची जा सकती। तो दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं हम रेखा की प्रवणता और ढाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम केवल एक्स अक्ष को बनाते हैं ताकि हमको प्रवणता अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या होती है। उसके बाद हम वाई अक्ष बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये है अपना एक्स अक्ष, ये धनात्मक दिशा है, ऋणात्मक एक्स अक्ष। अब दोस्तों यहाँ पर एक रेखा है, मान लीजिए ये एक रेखा है आपकी, ये देखिए ये रही एक रेखा, और एक रेखा हमने मान ली ये दो रेखाओं को हम ले लेते हैं। एक रेखा है हमारी L, दूसरी रेखा है M। दोस्तों ये जो रेखाएं हैं ये धनात्मक x अक्ष के साथ जो कोण बनाती हैं, ये दोस्तों ये M रेखा है, ये धनात्मक x अक्ष के दिशा में कौन सा कोण बना रही है, ये कोण। मान लीजिए इसको हम थीटा m बोल दें क्योंकि ये m है, और ऐसे ही ये L है, ये धनात्मक x अक्ष के साथ कितना कोण बना रही है, ये बना रही है ये कोण, इसको हम थीटा L बोल रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कोण है ये इस रेखा की ढलान को प्रदर्शित करता है कि ये रेखा कितनी तिरछी है या x अक्ष के साथ कितनी झुकी हुई है। तो दोस्तों गणितीय रूप में इसी को हम प्रवणता कहते हैं। अगर इस कोण के स्पर्श ज्या यानी tan थीटा को हम ले लें, tan थीटा m, या फिर इस वाली लाइन के लिए tan थीटा l, ये tan थीटा m आपका इस रेखा के लिए ढाल या प्रवणता या स्लोप कहलाएगा। ऐसे ही tan थीटा l इस लाइन के लिए ढाल, प्रवणता या स्लोप कहलाएगा। दोस्तों रेखा के समीकरण में ढाल, प्रवणता या स्लोप को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो वैल्यू होगी m स्मॉल m बोल दें m लाइन के लिए, और ये m l लाइन के लिए प्रवणता। तो दोस्तों प्रवणता आपको समझ में आ गया, ये एक तरीके से ढलान को बताता है कि जो लाइन है वो x अक्ष के साथ कितनी झुकी हुई है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपन हमेशा इसको कौन सा x अक्ष के धनात्मक दिशा से ही नापते ताकि सभी के लिए सार्वभौमिक बना रहे। अब दोस्तों हम यहीं पर अपना वाई अक्ष भी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा मूल बिंदु मान लिया, यहाँ से अपन ने ये वाई अक्ष बना लिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसे कोई रेखा है, ये वाली M रेखा ही हम देख लेते हैं। ये M रेखा जो है वो x अक्ष से मूल बिंदु अपना ये रहा
0,0। इस मूल बिंदु से x अक्ष पर इतनी लंबाई, x अक्ष पे जहाँ पे काटती है उसकी लंबाई मान लीजिए अपनी a है, और जहाँ पर ये y अक्ष को काटती है उसकी लंबाई b है। तो दोस्तों इसी a को हम x अक्ष पर रेखा m द्वारा बनाया गया अंतःखंड कहते हैं, और y अक्ष पर रेखा m द्वारा बनाया अंतःखंड b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो मूल बिंदु से जितनी दूरी पर वो कट करती है x अक्ष को, उसको x अक्ष का अंतःखंड कहेंगे, और जितनी दूरी पर वह y अक्ष को कट करती है मूल बिंदु से, उतनी ही दूरी को हम y अक्ष पर अंतःखंड कहेंगे। तो दोस्तों y अक्ष पे अंतःखंड कितना हो गया b, और x अक्ष पे अंतःखंड कितना हो गया a। तो दोस्तों ये तो थी बेसिक चीजें। अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर ये चीजें आपको मालूम नहीं है तो आप रेखा के अलग अलग समीकरणों को किस तरीके से लिखा जाता है ये नहीं सीख पाएंगे। तो इसको ध्यान से अपन को देख लेना है कि प्रवणता क्या होती है, अंतःखंड क्या होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जब अंतःखंड और प्रवणता की बात की जाती है तो अपन डायरेक्ट अगर अपन को कंसेप्ट मालूम होगा तो अपन उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। बहुत ही सरल सरल सवाल आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों सरल रेखा के समीकरण के विभिन्न रूप। दोस्तों यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण रूप होते हैं और उन तीन रूपों को अपन देखेंगे। सबसे पहला है दोस्तों, अगर हमको प्रवणता दी गई हो, मान लेते हैं प्रवणता m है और y अक्ष पर अंतःखंड दिया गया हो, वह उसको हम मान लेते हैं कि वह कैपिटल या स्मॉल c है। ठीक है, अगर आपकी प्रवणता दी गई है और y अक्ष पर अंतःखंड दिया गया है तो सरल रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये तो हो गया समीकरण, हमको पता चल गया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आता है कि समीकरण इस फॉर्मेट में नहीं लिखा रहेगा, समीकरण किसी और फॉर्मेट में लिखा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए समीकरण लिखा है आपका 2x माइनस वाई बराबर 4। इस तरीके से आपका दोस्तों समीकरण लिखा हुआ है, और आपसे पूछ लें कि y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लें कि प्रवणता कितनी है इस लाइन की, ये एक रेखा का समीकरण है, इसकी प्रवणता कितनी है। तो दोस्तों इस तरीके का कोई भी समीकरण लिखा होगा उसको हमको इस तरीके में चेंज करना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दोस्तों y की जगह y और उस तरफ ले जाना है, तो माइनस 2x धन 4 माइनस 4। इसी तरीके का हो जाएगा, माइनस 2x वहाँ पहुँचेगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, 2x माइनस 4। तो आपका जो प्रवणता है m बराबर कितनी हो जाएगी, तुलना करेंगे 2, इस समीकरण से तुलना करेंगे, और जो अंतःखंड हो जाएगा y पे वो माइनस 4। एक तो दोस्तों इस तरीके से देंगे, दूसरा आपको सिंपल दे देंगे, आपको प्रवणता दे देंगे और y अक्ष पर अंतःखंड दे देंगे, और पूछ लेंगे कि बताइए इस रेखा का समीकरण क्या है। दूसरा दोस्तों इस तरीके से एक ग्राफ बना के देंगे, आपको एक चित्र बना के देंगे, और वहां पर एक ऐसी लाइन बना के देंगे। या तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर c की वैल्यू रख दी जाएगी, ये y अक्ष पर अंतःखंड है, और यहाँ पर आपको थीटा की कोई वैल्यू दे दी जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, जैसे यहाँ पे मान लीजिए दे दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से थीटा की कोई वैल्यू दे देंगे और ये सी दे देंगे। दोस्तों सी को भी देने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट ऐसे सी दे देंगे या फिर इसका मान रख देंगे कि 0,4, तो हम समझ जाएंगे c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दे देंगे, c भी दे दिया, थीटा दे दिया। तो थीटा से दोस्तों हम tan थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा आपका m के बराबर होता है, और ये जो इसके निर्देशांक दिए हैं c, तो यहाँ से आपका c निकल आएगा। और ये दोनों चीजें जब आपको पता होंगी तो आप उस सरल रेखा का समीकरण बता दोगे यहाँ से। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों ये तीसरा भाग चल रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग अगर तीसरा भाग देख रहे हो निर्देशांक ज्यामिति का तो आप लोग सिंसियर हो गए। तो मैं यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल्स करना आपका काम है। अब आपका काम यह है कि जो अभी लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था उसके पेपर्स और पिछले जेल प्रहरी के पेपर, वो आपको उठा के देखना है, उसमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको करना है, तब आपका इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप देखेंगे अलग अलग तरीके से कैसे सवाल दे देते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत वेराइटी आती है इसमें। यहीं पर सी की वैल्यू
m की वैल्यू देने के लिए बहुत अलग अलग तरीके, वो नए नए तरीके यूज़ कर सकते हैं एग्जाम सेंटर। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिए, आप उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर उनको अपलोड कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी आप 2-3 दिन में इनको कवर कीजिए। जितने भी क्वेश्चन आपको निर्देशांक ज्यामिति के नहीं आ रहा है, आप वहां पर उनको अपलोड कीजिए। हम वहां पर उसके बाद एक नया वीडियो बनाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को लेके। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा, दोस्तों सरल रेखा के समीकरण का दूसरा रूप। दूसरे रूप में दोस्तों हमको दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे P, इसके निर्देशांक x1/1 और Q के मान लो x2/2। इस तरीके से दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए होंगे और उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताना है। जैसे कि यहाँ पर ये P और Q दिए हैं दोस्तों, तो इनसे होकर जाने वाली जो सरल रेखा है, सबसे पहले ये बना लेते हैं हम। फिर बस हमको इसके क्या निकालने हैं, इसका समीकरण निकालना है। ठीक है दोस्तों, P के आपके क्या हो गए x1, y1 और Q का x2, y2। तो दोस्तों यहाँ पर हमको PQ निकालनी है, PQ का समीकरण। तो इसका समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दोस्तों यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों ये जो टर्म है ना y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये कुछ नहीं दोस्तों, इस रेखा की प्रवणता ही है। और अगर यहाँ ग्राफ से भी देखा जाए तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इज, ये देखिए ये थीटा, ये tan थीटा की वैल्यू हो रही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो हो गया दोस्तों, ये हो गया y2 माइनस y1, इतना हो गया x2 माइनस x1, तो ये थीटा। तो ये tan थीटा बराबर कितना हो रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों अगर कोई दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता भी पूछ देता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उन दोनों बिंदुओं के y निर्देशांकों का अंतर बटे उन दोनों बिंदुओं के x निर्देशांकों का अंतर। और अगर उस रेखा का समीकरण पूछता है जो इन किन्हीं दो बिंदुओं से होकर गुजरती है तो उसको इस तरीके से लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसे आएगा कि दो बिंदु हैं, एक है 2,3 और दूसरा है 8,4। इनसे होकर गुजरने वाली रेखा की प्रवणता बताइए। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको y में से y घटाना है, 4 में से 3, x में से x घटाना है, 8 में से 2 है कि नहीं। तो आपकी प्रवणता कितनी आ जाएगी 1/6। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। अब दोस्तों देखते हैं तीसरा कि सरल रेखा के समीकरण को तीसरे तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर किसी रेखा द्वारा x अक्ष और y अक्ष पर बने अंतःखंड दिए हों, मान लीजिए कोई रेखा x अक्ष पर a अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर b अंतःखंड काटती है, तो इस रेखा का जो समीकरण है वह दोस्तों क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये उस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाते हैं। हम दोस्तों एक रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पर ये रेखा हमने एक खींच ली L, इसको नाम दे देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखो x अक्ष और y अक्ष पर अंतःखंड काट रही है। अगर ये x अक्ष है तो इस पे मान लीजिए उसने अंतःखंड काटा है a का, तो इस बिंदु के निर्देशांक दोस्तों कितने हो जाएंगे a, 0। इतना तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और इस बिंदु पे मान लीजिए यहाँ पर y अक्ष पर उसने काटा अंतःखंड आपका b का, तो इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ x 0 होगा और y b होगा, तो इसके ये निर्देशांक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का अगर कहीं भी ग्राफ बन के आए, या तो आपको यहाँ पर बिंदु P और बिंदु Q के इस तरीके से निर्देशांक दिए हों a, 0, 0, b, तो आप डायरेक्टली इसका इस तरीके से समीकरण बना सकते हो, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। या फिर दोस्तों यहाँ पर डायरेक्ट अंतःखंड ही केवल लिख कर आए तो भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पर ऐसे 3x धन 4y बराबर 6,
ये एक रेखा का समीकरण है और आपसे पूछ देंगे बताइए ये एक्स अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है और वाई अक्ष पर कितना अंतःखंड काटती है। तो दोस्तों यहाँ से हमने देखा कि एक्स अक्ष पर का जो बिंदु का निर्देशांक है वो 1,0 है। इसका मतलब है कि जो एक्स अक्ष पे अंतःखंड तब काटेगी जब y = 0 होगा। तो y की जगह अगर आप 0 रख दोगे तो एक्स अक्ष का अंतःखंड आपको मिल जाएगा। y की जगह मैंने 0 रखा, 3x = 6, तो 3 से 1 कटा तो x = 2। तो इस रेखा के द्वारा x अक्ष पर 2 इकाई का अंतःखंड कटेगा। ऐसे ही अगर किसी ने पूछ दिया कि y अक्ष पर कितना अंतःखंड कटेगा, तो मैं y अक्ष पर मुझे पता है x = 0, तो मैं x = 0 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा 4y = 6, तो y बराबर आ जाएगा 3/2। तो दोस्तों y अक्ष पर जो अंतःखंड है वह 3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें सवाल कैसा कैसा आना है, या तो आपको डायरेक्ट अंतःखंड दे देंगे और आपसे समीकरण पूछ लेंगे, या फिर कोई अलग स्टैंडर्ड फॉर्म में समीकरण नहीं दिया होगा और आपसे उसका अंतःखंड पूछेंगे। तो आप x = 0 y = 0 रख के अंतःखंड निकाल लोगे। जब आप x = 0 रखोगे तो y अंतःखंड मिलेगा, जब y = 0 रखोगे तो x अंतःखंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से सवाल में ऐसे बिंदु के निर्देशांक देकर आपसे पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके के क्वेश्चन में क्या आता है, कभी कभी ये जो त्रिभुज बना हुआ है ना, मूल बिंदु, अंतःखंड और रेखा के बीच में ये जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है। ये त्रिभुज दोस्तों समकोण है, क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों कितना होना चाहिए, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों 1/2 आधार क्या हो जाएगा, इसको आधार मान लेते हैं अपन। तो ये एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना हो गया a, और वाई अक्ष पर अंतःखंड कितना b, तो ऐसे गुणा कर दिया तो AB/2 इकाई स्क्वायर, वर्ग इकाई या इकाई स्क्वायर बोल दो। तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दोस्तों अगर कहीं भी अंतःखंड कटे हुए आपको बता दिए जाते हैं या अंतःखंड आपको मालूम चल जाते हैं तो उनकी सहायता से अंतःखंड, ये सरल रेखा, अंतःखंड और मूल बिंदु से घिरे क्षेत्रफल का त्रिभुज कैसे निकालना है ये भी आपको मालूम चल गया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। व्यापम के जो पिछले साल के पेपर हैं उनमें से आप देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपके जो दोस्त भी व्यापम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी आप तपोभूमि क्लासेस के बारे में जरूर बताइए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और भी जो अपने कोचिंग्स के फ्रेंड्स के साथ, अपने कोचिंग के व्हाट्सएप ग्रुप पे वगैरह वगैरह। ठीक है, धन्यवाद, जय माता।